भारत की धरती सदियों से विज्ञान, संस्कृति, दर्शन और धर्म की जन्मभूमि रही है। यहाँ चाणक्य जैसे बुद्धिजीवी, सम्राट अशोक जैसे धर्मनिष्ठ शासक और राजा भोज जैसे विद्वान राजाओं ने जन कल्याण को सर्वोपरि माना। लेकिन इसी धरती पर कभी कभी ऐसा भी समय आया जब विदेशी आक्रांताओं और सत्ता के भूखे आतंकियों ने धर्म और सभ्यता को रौंदने का प्रयास किया। वो लोग जो तलवार के बल पर राज्य, संपत्ति और नारियों का अपहरण कर भारत के मूल मूल्यों को मिटाना चाहते थे। ऐसे ही समय में कुछ शासक सत्ता में आए जिनका उद्देश्य राज्य की भलाई नहीं बल्कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और धार्मिक कट्टरता को फैलाना था। इन्हीं में से एक था फरीद खां, जिसे इतिहास शेरशाह सूरी के नाम से जानता है। शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद खां, वो एक अफगानी मूल का व्यक्ति हसन खां का बेटा था जो बिहार के एक छोटे से इलाके में जागीरदार था। लेकिन हसन खान का चरित्र उस समय के किसी आदर्श पिता या नेता जैसा नहीं था। वो नैतिकता, ईमानदारी और पारिवारिक मूल्यों से बिल्कुल दूर था। यही कारण था कि उसके कई पत्नियां थीं और उनके बीच झगड़े होना आम बात थी। फरीद खां भी अपने पिता से अक्सर झगड़ता रहता था। उसे अपने पिता द्वारा दी गई जमीन और संपत्ति से संतोष नहीं था। उसने सत्ता पाने की लालच में किसी भी कीमत पर जाने को उतारू था। इसलिए उसने सबसे पहले मोर्चा अपने ही परिवार के खिलाफ खोल दिया। उसने अपने पिता और भाइयों के विरुद्ध सत्ता संघर्ष शुरू कर दिया और पूरी पारिवारिक संपत्ति पर कब्जा की मांग कर डाली। डाकुओं के बीच शुरू हुई असली ट्रेनिंग। इतिहासकार बताते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब फरीद खां चोरों और डाकुओं के साथ जुड़ गया। वाक़यात मुशफ़क़ी, आपको बता दें, पृष्ठ 103 में तारीख़ दाऊदी जैसे मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है कि उज्जैन और सारंगपुर के बीच यात्रा करते हुए शेर शाह ने खुद ये माना था कि वो लुटेरों के साथ गांवों पर हमला करता था, संपत्ति लूटता और निर्दोषों पर अत्याचार करता। इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक लिखते हैं कि फरीद खां जब अपने परिवार से पूरे तरीके से टूट गया तो वो जौनपुर में बसे अफगानी डाकू सरदार के पास गया। वहां उससे सिखाया गया कि किस तरीके से हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाए, उन्हें मस्जिदों में बदला जाए, हिंदू स्त्रियों और बच्चों का अपहरण किया जाए और तलवार के दम पर धर्मांतरण कराया जाए। फरीद खां ने इन शिक्षाओं को अपने जीवन का मूल्य बना लिया और भविष्य में यही उसका शासन का आधार बना, यानी कि लूट, बलात्कार और धार्मिक अत्याचार। फरीद खान की बर्बरता से परेशान होकर उसके पिता ने उसे हिंदुओं की एक बड़ी संपत्ति दी जो एक पुराना हिंदू तीर्थ स्थल था और आज इसे सासाराम कहते हैं। ये वही जगह है जहां शेरशाह सूरी के पूर्वजों की कब्र भी है। ये जगह फरीद के लिए एक ऐसा ठिकाना बन गई जहां से वो उत्तर भारत में डकैतियां करता था। फरीद ने अपने पिता से कहा कि वो वहां के हिंदुओं के साथ मनमानी और सख्ती से पेश आएगा। उसने साफ कहा कि जब टैक्स वसूलने का समय आएगा तो वो कोई दया नहीं दिखाएगा और बहुत कठोर होगा। फरीद ज्यादा से ज्यादा धन जुटाना चाहता था ताकि वो लुटेरों को लेकर नए इलाकों पर हमला कर सके। उसने अपने साथियों से कहा कि उन जमींदारों को कैसे खत्म किया जाए जो सरकार के सामने नहीं आते और पूरा जो गुजारा भत्ता है, जो आज के दौर में हम जिसे टैक्स कहते हैं, वो नहीं देते। ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तित्वों को सही समझ के लिए प्रामाणिक स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण की जरूरत होती है। अब आपको बता दें कि शेरशाह सूरी, जिसका असली नाम फरीद खान था, अपने शासनकाल में कई युद्ध किए और कई क्षेत्रों पर कब्जा किया। उसके द्वारा किए गए कुछ आक्रमणों और युद्धों का वर्णन तारीख शेरशाही में मिलता है जो अब्बास खान सरवानी द्वारा लिखा गया है। उदाहरण के लिए तारीख शेरशाही में वर्णित एक घटना में शेरशाह ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो गांवों के चारों ओर घूमे और पुरुषों को मार डाले और महिला तथा बच्चों को बंदी बना ले। उन्होंने किसी को कृषि ना करने, पहले से बोई हुई फसलों को नष्ट करने और पड़ोस से कुछ ना लाने का आदेश दिया। इसके अलावा उसने अपने प्यादों को सभी जंगल काट डालने का आदेश दिया, जिससे गांवों की भूमि वीरान हो गई। इस प्रकार शेरशाह ने अधिक खेती करने के स्थान पर सभी वन काटकर, सभी आदमियों को कत्ल कर, स्त्रियों के साथ बलात्कार कर, कृषि भूमि जलाकर, अनेक डकैतियां डालकर भारत को वीरान कर दिया।
हालांकि शेरशाह के शासनकाल को लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद है। कुछ इतिहासकार का मानना है कि शेरशाह ने अपने प्रशासन में सुधार किए और धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया, जबकि बाकियों का कहना है कि उन्होंने अपने विरोधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए। इसलिए शेरशाह के शासनकाल की सही समझ के लिए विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करना जरूरी है। उसके पिता हसन खान सूरी ने उसे जागीरें दी थी, लेकिन उनकी सौतेली मां ने पक्षपाती व्यवहार के कारण फरीद ने घर छोड़ दिया। आगरा पहुंचकर उसने दौलत खान लोदी की सरपरस्ती प्राप्त की और अपने पिता के खिलाफ सहायता मांगी। हालांकि इब्राहिम लोदी ने उन्हें नकारते हुए कहा कि वो अपने ही पिता के खिलाफ शिकायतें करते हैं। कुछ वक्त के बाद जब फरीद के पिता की मृत्यु हो गई तो उन्होंने संघर्ष करके अपनी पुरानी जागीरें हासिल की। बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराने के बाद बिहार के शासक बिहार खान ने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित किया। फरीद ने उससे दोस्ती की और एक शिकार के दौरान एक शेर को मार गिराया, जिससे उन्हें शेर खान की उपाधि प्राप्त हुई। इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेशोक के अनुसार शेरशाह ने आगरा में बाबर की सेवा की ताकि वो मुगल साम्राज्य की नीतियों को समझ सके। बाबर ने शेरशाह की चालों को संदेहपूर्ण पाया और उसकी गिरफ्तारी के आदेश दिए, लेकिन शेरशाह पहले से ही बिहार भाग गया था। बिहार के सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु के बाद शेरशाह ने लोहानी मुसलमानों को सुलह और बंगाल के मुस्लिम शासक पर आक्रमण किया, जिसमें उसने विजय प्राप्त की। इस प्रकार शेरशाह की कठोरता, चालाकी और क्रूरता का मिश्रण था और फिर भी भारतीय इतिहास में उसे एक महान शासक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शेरशाह सूरी का जीवन संघर्ष, अवसरवाद और राजनीतिक चातुर्य का प्रतीक था, जिसने उसने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। शेरशाह ने धोखे से चुनारगढ़ पर अधिकार लिया और कुसैन नामक विधवा, जिसका पति नासिर खान मर चुका था, उसके महल पर आक्रमण कर उसे हरम में डाल ली। शेरशाह की सेना के लिए द्वार खोल दिए गए। विश्वासघाती अफगान सेना ने हिंदू सेना काट डाली। समस्त हिंदू ललनाओं और तथा संपत्ति को हथिया लिया और अंदर ही अंदर मंदिरों को मस्जिदों में तब्दील कर दिया। अब बता दें आपको कि कैसे हुमायूं के लिए विनाशकारी निर्णायक ये साबित हुआ। बता दें कि एक लंबे वक्त के बाद बक्सर के बीच शताए गांव में हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ और शेरशाह विजय हुआ। ये सोचकर कि स्त्रियों को भोगने में ही उसकी सेना न लग जाए और सुरक्षा कमजोर न पड़ जाए, उसने सभी बंदी स्त्रियों को रात होने तक शेरशाह के शिविर में रखने का आदेश दिया। इस विजय के बाद डाकू शेरशाह जो है बादशाह शेरशाह घोषित कर दिया गया। अब आपको बताएं कि कैसे खूंखार और लुटेरा बन गया था शेरशाह सूरी। इस विजय के बाद डाकू शेरशाह और भी खूंखार हो गया, इसलिए उसने डाउसन में अपने ग्रंथ के 6ठे भाग के पृष्ठ पर लिखते हैं कि कुछ भी भला करने के स्थान पर शेरशाह ने दिल्ली और आगरा को उजाड़ देने का आदेश दिया। पुरुषोत्तम नागेश बताते हैं कि युद्ध में हारने के बाद हुमायूं हिंदुस्तान से बाहर भाग गया। अब शेरशाह ने हिंदुस्तान में सिंहासन पर अपना कब्जा जमा लिया और लुटेरों के रूप में अधिकार कर लिया और जिन भूखंडों को जीता था वहां से हिंदुओं को निष्कासित कर अफगानों को बसाने का काम करने लगा। शेरशाह ने हिंदू राजपूत को भूभाग को बुरी तरीके से लूटा। इतना ही नहीं, हिंदू गखर बादशाह सरंग की युवा कन्या का अपहरण करके बलात्कार के लिए सौंप दिया गया। शेरशाह की अफगानी सेना ने रायसन के हिंदू राजा पूरनमल को प्रजी और अभूतपूर्व अत्याचार करके जैसे मजबूर कर दिया कि वो जंगली तथा डाकू शेरशाह की अधीनता को स्वीकार कर ले। अपने पति की सुरक्षा के प्रति औरतें काफी ज्यादा चिंतित थी। उसकी एक निष्ठ स्वभाव भक्ति सुंदर पत्नी रत्नावली अपने प्रिय हिंदू पति के वापसी तक दुर्ग के बुर्ज पर बैठे रहने का जो है उन्होंने फैसला किया। उसे तभी वापस जाने दिया गया जब उसने शेरशाह की सेवा के लिए अपने अनुज चतुर्भुज को जो है प्रतिभूक के रूप में छोड़ने की सहमति दी।